पवन वर्मा जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि ये जो जाति प्रथा या जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात मोहन भागवत कर रहे हैं, तो क्या अब मोहन भागवत का जो हिंदुत्व का पूरा स्वरूप है, उसको पूरी तरीके से बदलने की बात कर रहे हैं या इसके पीछे कुछ और? देखिए आशुतोष जी, पहले पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं इस मौके के लिए। इस बात को जो आपने कई विषय उठाए हैं उसको मैं थोड़ा सा एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहता हूं। देखिए, आरएसएस में जो सोच होती है, चाहे वो पार्टी बीजेपी के ही हित में हो, वो दूरगामी होती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आरएसएस में एक चिंता है कि हिंदुत्व का एजेंडा अब इस हद तक ले जाया जा रहा है कि भारत की एकता और अखंडता पर भी सवाल चिन्ह उठ सकते हैं, और हिंदू धर्म के लोग भी इस तरह के निरंतर सामाजिक क्लेश से परेशान हो सकते हैं। लोगों की प्राथमिकताएं बदल गई। नौकरी, काम, बच्चों की पढ़ाई, इन सब चीजों में उद्योग धंधा अब उससे हट करके एक पेरेनियल एंडेमिक इंस्टेबिलिटी जिसको कहते हैं वो चल रही है। इन मामलों पर तो शायद आरएसएस इससे भी थोड़ा चिंतित है। दूसरी बात मैं बहुत संक्षिप्त में कहना चाहूंगा, आरएसएस जो है वो एक हिंदुत्व का ही नहीं, एक राष्ट्रवाद, एक ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, मैं इसलिए कहता हूं कि उसको समझना जरूरी है। 1947 के बाद जब बड़े मात्रा में हिंदू शरणार्थी आए पाकिस्तान की सरहद के पार, तो आरएसएस ने एक बड़ी भूमिका निभाई उनको पुनर्स्थापित करने में। 1962 की जब लड़ाई हुई चाइना के साथ, तो आरएसएस ने इस तरह सरकार की अनौपचारिक ढंग से मदद की कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस का एक कंटिंजेंट बुलवाया जो 1963 के रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा ले सके। उसी तरह हमने उनका किरदार 1965 में देखा पाकिस्तान के साथ लड़ाई में, और जब इमरजेंसी आई तो एक बार फिर से लोकतंत्र को बहाल करने के लिए आरएसएस के कैडर्स जुटे रहे। तो एक तो ये आरएसएस है, मैं ये नहीं कहता कि मैं उनकी हर बात से सहमत हूं, पर मैं इसको थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव या परिप्रेक्ष्य देना चाहता हूं। अब हुआ क्या है कि आरएसएस अपने ही जमीनी सिपाहियों पर कंट्रोल खो चुका है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, सबसे फास्टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रो कर रहा है, जो बढ़ रहा है संघ परिवार में, वो बजरंग दल है। बीजेपी ने और आरएसएस ने भी बजरंग दल जैसे और ऑर्गेनाइजेशन उनका इस्तेमाल किया है। जहां तक हिंदू वोट की कंसोलिडेशन की बात है या धर्म की राजनीति है, उसका इस्तेमाल किया है। पर अब 8 साल के बाद ये जो काडर है, जो लाखों में काडर है, हर गांव में है, वो अब अपने सत्ता से जो उसको मिली है एक स्थानीय स्तर पर, वो एक मैं समझता हूं एक अनपढ़ अराजकता है, जिसमें कि अगर आरएसएस उस पर अंकुश भी लगाना चाहे तो ये काडर अब इस उनके कंट्रोल में नहीं है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा जी कि अब वो इस परिस्थिति में बीजेपी और आरएसएस क्या करेगी। और ये भी हो सकता है कि आरएसएस का जो थिंकिंग सेल है, जो सोच विचार करने वाला एक कोर यूनिट है, उसमें और जो आज की मौजूदा बीजेपी लीडरशिप है, उसमें इस बात पर पूरी तरह इत्तेफाक ना हो। पवन जी, आपने 2-3 बातें कही। एक तो आपने इस बात का जिक्र किया कि हो सकता है कि आरएसएस का कंट्रोल ये जो नया काडर है उसके ऊपर ना हो और बीजेपी और आरएसएस के बीच में एक तरीके से सामंजस्य की स्थिति ना हो। पर निराजन मुखोपाध्याय जी, जो बात पवन वर्मा जी कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल इस बात को लेकर ये है कि अगर एक ऐसा संगठन हो जाता है जो एक ऐसा काडर क्रिएट करता है जिसके ऊपर से उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है,
तो ये तो बहुत ही दूसरी स्थिति पैदा हो रही है, जो ज्यादा खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है। बिल्कुल बात सही है। पहले मैं छोटा सा एडिशन करना चाहता हूँ, पवन जी जो बोल रहे थे बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट है। जी। आपको याद होगा कि जितने कई दशकों से जो हम लोगों ने संघ परिवार की राजनीति के ऊपर लिखते आए, मेरे को पर्सनली करीब 3.5-4 दशक हो गए हैं, हम लोग हमेशा एक बात बोलते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काम करती है। उसको इमीडिएटली तात्कालिक फायदे की जरूरत नहीं है, उसको शॉर्ट टर्म में नहीं देखती है, पॉलिटिक्स को हमेशा लॉन्ग टर्म में देखती है। मुझे लगता है 2014 के बाद से संघ परिवार में एक मनोवृत्ति बढ़ी है कि हर चीज को इमीडिएटली शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल गेन्स के पर्सपेक्टिव में देखा जाए। और मुझे लगता है कि वही बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन है जो संघ के अंदर है, सिर्फ आरएसएस के अंदर नहीं, लेकिन संघ परिवार के बहुत और रिस्पॉन्सिबल सेक्शंस हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हर एक कोई बजरंग दल है या हर एक कोई विश्व हिंदू परिषद है। कई सारे और मैं यूं कहूंगा कि अच्छे सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसमें। प्रॉब्लम क्या है कि चिंता है कि हमारा एक्सट्रीमिस्ट जो फ्रिंज है वो हमारे प्लेटफॉर्म को हाईजैक करके ले जाएगा। कई लोगों ने तो इंडिविजुअली ये भी बोला कि हम लोगों को तो फिर से लगता है कि दोबारा से पोस्ट गोडसे एक्सक्लूजन ना हो जाए हमारा। मतलब यहां तक की बात बोले कि मतलब गोडसे की वजह से एक घृणा का भाव पैदा हुआ था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पूरा हिंदू राष्ट्रवाद जो विचारधारा है उसके खिलाफ। और करीब 1.5 दशक लगे थे। आपको याद होगा कि वीर सावरकर जब तक जिंदा रहे तब तक उनको दोबारा से कभी नेशनल लेवल पे पब्लिक क्रेडिबिलिटी नहीं हासिल हो पाई, हमेशा से हाशिए पे ही रहे। वो दोबारा को होना नहीं चाहते, लेकिन उसकी वजह से इनको रिस्क लेना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में कुछ गेन्स जो हैं उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हर चुनाव होते हैं, अभी देखिए गुजरात में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, वो खत्म नहीं होंगे तो कर्नाटक की बारी हो जाएगी, कर्नाटक खत्म होंगे तो फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बारी हो जाएगी। तो ये हिंदुत्व के पेडल से जो एक्सीलरेटर है उसमें से पैर कब हटाएंगे और कब ब्रेक लगाएंगे, इनको हिम्मत नहीं होती है ब्रेक लगाने। और यही जो है बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन। आपको याद होगा कि पिछले दिसंबर हरिद्वार में एक पब्लिक मीटिंग में बहुत ही अश्लील किस्म के हेट स्पीचेस दिए गए थे। उसके बाद भी मोहन भागवत जी ने बयान दिया था, लेकिन बयान के बाद क्या? बयान के बाद एक्शन होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर उनको बयान देना है तो वो सफिशिएंट नहीं है, उसके आगे एक्शन लेना पड़ेगा। जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उनको खिलाफ बकायदा एक्शन लीजिए, उनको डिसिप्लिनरी एक्शन लीजिए अगर आपके साथ किसी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।